Session 2017. Mr. Anurag for session 2018. Ms. Priyamvada Priyadarshini for session 2019. Ms. Gulab Sham for session 2020. Ms. Saima Sultan for session 2021. Next, Mr. Saurabh Tiwari for session 2022. Mr. Shivesh Raj Jaiswal for session 2023. Mr. Akshat Agarwal for session 2024. The name of the BA LLB honors student getting gold medals for their overall academic performance in the respective academic sessions from the year 2016 to 2024 are Ms. Deepali Yadav for session 2016, Ms. Mandavi Mehrotra for session 2017, Ms. Surbhi Karwa Ms. Mandavi Mehrotra for session 2017. Mr. Siddhant Shankar Pandey for session 2019. Ms. Aditi Bangar for session 2020.
Ms. Diksha Gupta for session 2021. Ms. Kratika Indurakhya for session 2022. Mr. Vanaj Vidyan for session 2023. Ms. Rupal Jaiswal for session 2024. अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश एवं विश्वविद्यालय की महापरिषद के अध्यक्ष से विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के उद्बोधन हेतु आमंत्रित करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश एवं विश्वविद्यालय की महापरिषद के अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्तकर्ताओं तथा अन्य उपस्थित जनों को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के तृतीय दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, विभागाध्यक्ष लॉ प्रोफेसर आदित्य प्रताप सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षगण, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के मंत्री श्री उपाध्याय जी, मुख्य सचिव, फैकल्टी मेंबर्स, उपाधि धारण करने वाले उपाधि धारकों के सभी अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले समारोह के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का आज के इस दीक्षांत समारोह में
हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये महज संजोग नहीं, बल्कि भारत के अंदर विधि का शासन हो, अच्छे विधि विशेषज्ञ, स्नातक, प्रास्नातक और शोध की डिग्री लेने के उपरांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, इसके प्रति उनके अंतःकरण की जिजीविषा ने यह एक संजोग दिया है कि तीसरा दीक्षांत समारोह है और इससे पहले के भी 2 दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आज के भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का आशीर्वाद यहां के विद्यार्थियों को प्राप्त होता रहा है। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति हम सबको आह्लादित करती है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और न्याय जगत के लिए एक स्मरणीय पल है। उन बातों को आज भी उत्तर प्रदेश का वासी, न्याय जगत पे विश्वास करने वाला हर व्यक्ति बड़े ही सकारात्मक भाव के साथ उसकी सराहना करता है। और यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि तीसरे दीक्षांत समारोह में भी हमारे शोध की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रास्नातक और स्नातक उपाधि धारकों को विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आज एक बार फिर से न्यायमूर्ति डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं और विगत 8 वर्ष के उपरांत दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन इन सभी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रख करके आज यहां पर तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। मैं देख रहा था जब मुख्य न्यायाधीश महोदय उपाधि प्राप्त करने वाले उपाधि धारकों से
परिचय पूछने के साथ साथ वर्तमान में उनके कार्यों के बारे में पूछ रहे थे और मुझे देख करके प्रसन्नता हो रही थी कि बहुत सारे जो उपाधि धारक आज यहां पर मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों से उपाधि प्राप्त कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग न्यायिक क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय की राह सही है, सकारात्मक है। उस पहल के साथ हम सबको भी जुड़ना होगा। बार और बेंच का बेहतर समन्वय। एक आम जनमानस आपके बीच में आता है एक विश्वास के साथ। हम लोग देखते हैं परिवार के विवाद होते हैं, लेकिन जब वह परिवार के विवाद को लेकर के बहुत बार तो छोटे छोटे विवाद होते हैं, लेकिन परिवार का ही विवाद जब आगे बढ़ता है और भले ही परिवार के किसी सदस्य के कहने पर न मानता हो, लेकिन जब वह किसी अधिवक्ता के पास जाता है तो अधिवक्ता जहां पर उसे साइन करने के लिए कहता वो साइन कर लेता है, आंखें बंद करके साइन करता है, क्योंकि उसका एक विश्वास है। और यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे लगता है विश्वास दोनों पर सामान्य नागरिक का बना होना ही चाहिए, चाहे वह बेंच हो चाहे वह बार हो। इस विश्वास पर खरा उतरना हम सबकी सदैव सबसे बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में, बदलती हुई परिस्थितियों में लोगों की आवश्यकताएं, लोगों के अपने तौर तरीके, टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को भी, व्यवस्था को भी और समाज को भी बदलती है। लेकिन बदलाव की राह क्या होनी चाहिए, वह सकारात्मक है या नकारात्मक, ये हम सब पे तय करता है। और मुझे लगता है कि सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह ना आपके व्यक्तिगत हित में होगी, ना समाज के हित में होगी और न अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपने दीक्षांत उपदेश, जब यहां पे विश्वविद्यालय के कुलपति दीक्षांत उपदेश पढ़ रहे थे, ये भारत के उपनिषद के, तैत्तिरीय उपनिषद के, मैं विस्तार से इस बारे में भारत के एक स्नातक के लिए क्या कुछ होना चाहिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, उसका जीवन लोक के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस तैत्तिरीय उपनिषद के इन पंक्तियों को यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में कहा कि सत्यम वदः धर्मम चर, सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। धर्म का आचरण, धर्म उपासना विधि नहीं है, धर्म नैतिक मूल्यों का, सदाचार का और हमारे कर्तव्यों का एक पर्याय है, जो देश काल और परिस्थितियों से प्रभावित होकर के हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है।
अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के दीक्षित होने वाले स्नातक के लिए ये उपदेश उस समय रचे थे। और आज भी हम तैत्तिरीय उपनिषद को दीक्षांत समारोह का साक्षी मान करके उसके अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन गुरुकुल की परंपरा में दीक्षांत समारोह एक समावर्तन समारोह के रूप में होता था। उस समय यह मान्यता थी कि जो भी यहां से स्नातक निकलेगा वह इतना परिपक्व होगा कि सारी परीक्षाओं को पास करके अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो एक समावर्तन समारोह हुआ करता था। ये परीक्षा के पूर्व होता था, क्योंकि परीक्षा का मतलब अब तो उसको पास होना ही है, अपने भावी जीवन के राह पर आगे बढ़ना है। लेकिन इसका परिवर्तित रूप आधुनिक काल में दीक्षांत समारोह के रूप में, कॉन्वोकेशन के रूप में हम सबके सामने आया कि पास होने के बाद एक विशेष समारोह में डिग्री अवार्ड की जाए। डिग्री अवार्ड इसलिए की जाए जिससे उसके प्रेरक व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से उसके आने वाले स्नातक उससे जूनियर उससे प्रेरित हो सके, उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। आज का यह अवसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के इन छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत प्रेरक है, क्योंकि न्याय जगत की सबसे बड़ी मूर्तिमान एक आदर्श भारत के मुख्य न्यायाधिपति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। उनके कर कमलों से आज के इस दीक्षांत समारोह में डिग्री अवार्ड हुई है। आपके जीवन को एक यादगार क्षण बनने जा रहा है और आपके लिए एक भावी जीवन का एक पाथे भी इसके माध्यम से निकलने वाला है कि अगर हम भी अपने जीवन में बिना किसी चुनौती की परवाह के बगैर उसके अनुरूप अपने आप को ढालेंगे तो उसका परिणाम हमारे हित में सुखद होगा, हमारे समाज के और देश के हित में सुखद होगा। हम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के बहुत कुछ नया कर पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि एक सही राह पर फिर से यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ चुका है और यह राह सचमुच भारत के न्यायिक जगत के साथ साथ समाज के अलग अलग तबके के साथ यहां के उपाधि प्राप्त करने वाले जितने भी प्रास्नातक हैं, स्नातक हैं या शोध छात्र हैं, वे अपने कार्यों के माध्यम से न केवल विश्वविद्यालय को बल्कि समाज और राष्ट्र को लाभान्वित करके अपने अभिभावकों को, अपने गुरुजनों को गौरवान्वित करने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं उपाधि धारण करने वाले सभी यहां पे शोध छात्रों को, सभी प्रास्नातक छात्रों को, सभी स्नातकों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं, विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी का इस समारोह में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करने के लिए। नाउ द मच एंटिसिपेटेड कॉन्वोकेशन एड्रेस will be delivered by the Honorable Chief Justice of India, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud ji. I request the Honorable Vice Chancellor to invite the Honorable Chief Justice of India
Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud to deliver the convocation address. Honorable Sir, I humbly invite the Honorable Chief Justice of India, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud to address the convocation ceremony of the University. Shri Yogi Adityanath ji, Chief Minister of Uttar Pradesh, Justice Arun Bhansali, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad, my very dear and distinguished colleagues, judges of the Allahabad High Court, Professor Amarpal Singh, Vice Chancellor of Ram Manohar Lohia National University, all the members of the faculty, proud parents, and most importantly, the stars of today's events, dear graduates. I'm delighted to be present here today at the convocation ceremony of the Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, a significant occasion marking a return after 9 years. It is my third visit to this university. On the last two occasions, I came in the capacity of the Chief Justice of the Allahabad High Court. I'm also coming back to the city of Lucknow in an official capacity after 8 years, though I came here 2 years ago in a very personal capacity. Coming to the convocation ceremony has given me a chance to reconnect with my colleagues at the Allahabad High Court. In my journey as a judge over the last 24 years, I continue to cherish the time I spent at Allahabad and Lucknow. I said to my colleagues last evening that working here for nearly 3 years gave me an understanding of the heart and soul of the country that Uttar Pradesh is. I have experienced the legendary and gracious hospitality or the Mehman Nawazi of this beautiful city of Lucknow ever since I landed yesterday. I am thus inspired to be true to Lucknow's artistic and literary spirit and try my hand at reciting some poetry. And what I want to recite to you reads as follows. जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा. जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां से बरसेगा. हर जू ए रवां पर बरसेगा. हर कोह एक गिरा पर बरसेगा. In other words, the clouds that arise from here, and we are seeing those clouds outside today, shall rain upon the entire world, upon every flowing stream, and upon every mountain of the world. These lines by the legendary Lucknow poet Asrarul Haq Majaz, also known as the Keats of Urdu poetry, eloquently capture the futures that beckon each of you as graduates of a leading law university in the nation. On this momentous day, over 2,000 students from the BA, LLB, LLM, and PhD programs are receiving their hard-earned degrees. The ceremony acknowledges the academic excellence and dedication of these bright minds and stands as a testament to the university's commitment to nurturing future leaders of the nation. This convocation ceremony is also like a reunion for the university. It has brought together graduates who have walked through the corridors of this institution from 2011 to the present. For the older batches, this is an opportunity to return and reminisce about your days at the university. More importantly, it is a chance to take a step back and reflect on the values that this institution has taught you. For the more recent batches, this is of course an occasion to bid a bittersweet farewell while drawing inspiration from your accomplished seniors and future colleagues at the bar. University education is a formative period in an individual's life during which you establish your core values and sense of social and political consciousness. This development is not solely derived from your classes
textbooks, and academic pursuits, but most often from interaction with your peers who belong to varied backgrounds, come from different regions, and have been brought up with diverse family values. The lived experiences of the friends you have made, the debates you have engaged in the college canteen, and the challenges you faced have together shaped your perspectives. In fact, the purpose behind education, particularly at institutions with residential campuses, such as national law universities, is to bring together students from diverse social backgrounds and train them to be empathetic, citizen-centric leaders. A student who has spent the entire childhood in a sheltered home in a metropolitan city now shares residential spaces, meals, and daily struggles with someone from a different socio-economic background. In this back and forth of values, experiences, and a constant challenging of one's own assumptions, each one of you develops a social consciousness that is yours, but not yours alone. Your ideas of justice do not become mere abstractions or concepts that you have absorbed through books. Instead, it becomes deeply personal and rooted in friendship, authenticity, and a broad-based perspective of Indian social life. I'm reminded of the famous poem by Robert Frost titled The Road Not Taken. The poet reflects on the difficulty of making choices, something you, as students and young professionals, are deeply familiar with. Frost describes two paths. One path which is well-worn, well-traveled, frequently traveled, and the other path, the grassy track and less trodden. This metaphor resonates with the choices you have faced, to follow a conventional career path or take the road less traveled. I'm proud to say that graduates of RML NLU have consistently striven towards careers in public service instead of opting for lucrative jobs at corporate law firms. This is evident in the choice of a large number of students from the Ram Manohar Lohia National Law University to pursue a career in the judiciary, in the judicial service. As the Honorable Chief Minister mentioned, when we were standing there on the dais with so many of the young graduates, I was so amazed to learn that so many of them have now taken to the Indian judiciary. So many of them are young women. In fact, a graduate of RML NLU worked in my chambers as a judicial law clerk in 2017 and is now serving as a deputy registrar at the Supreme Court of India. Before clerking with me as a judge of the Supreme Court, he was an intern in my office. After having completed his clerkship, he went on to do his postgraduate degree at Harvard Law School and has now returned to give back to the Indian judiciary. I have witnessed with great admiration the dedication with which he has made a difference to our court and strategically advocated for the causes he believes in. Frost's concluding lines capture the essence of such choices. Two roads diverged in a wood, in a forest, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Your education at RML NLU has provided you with a strong foundation, but it is your willingness to evolve and your ability to embrace change that will truly define your success. As Virginia Woolf famously wrote, a self that goes on changing is a self that goes on living. The essence of life is change. Whether you look at it in a biological sense, whether you look at it in a legal sense, or whether you look at it in a spiritual sense. Remember, the law is not a static field. It evolves with society, reflecting its changes and addressing new challenges. As judges, with our grey hair,
we too continue to change and evolve, even when we are perhaps almost double your age. My companion judges and I were once tied to traditional modes of adjudication, relying on bulky paper files. Every Sunday and Thursday, in anticipation for the Monday reading and Friday reading, my staff in the office would carry 80 to 100 files on their shoulders. However, courts today have embraced technology to increase access to justice and bring litigants closer to the courtroom. I run a completely digital and paperless court. Similarly, we stay abreast of evolving areas of law that have significantly changed since our days as law students and lawyers, including issues involving artificial intelligence and technology-related disputes. To remain true to our role as guardians of our transformative Constitution, we continue to learn and unlearn to keep up with the ever-evolving social values. On today's occasion, I also wanted to share my thoughts on something that I have been thinking about for some time now. How can we make law and legal education accessible to millions of Indian citizens? हमारा देश विविधताओं का देश है, चाहे भाषा के आधार पर हो या फिर क्षेत्र के आधार पर। उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं। जहां लखनऊ में हिंदुस्तानी सुनने को मिल जाती है, वही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा का असर और प्रभाव है। ऐसी स्थिति में मेरे मन में यह सवाल उठता है कि न्याय और संविधान के मूल्यों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। कानून क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामलों की सुनवाई अंग्रेजी भाषा में होती है। एक तरफ जहां जज और वकील अंग्रेजी भाषा को जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अपना केस लेकर आए आम नागरिक में यह समझ ही नहीं है कि कोर्ट में क्या बहस हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने ऐसे कई निर्देश दिए हैं, स्कीम्स अपनाई हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का भारत के संविधान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिससे आम जनता भी समझ सके कि निर्णयों में आखिर लिखा क्या गया है। आज 1950 से लेकर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के 37,000 निर्णय हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। सारे 37,000 जजमेंट्स का हिंदी में अनुवाद हो गया है और ये सेवा सब नागरिकों के लिए मुफ्त सेवा है, डिजिटल SCR के रूप में। तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि इसका आप जरूर उपयोग कीजिए, और ताकि आपकी बहस ना ही ज्यादा इफेक्टिव रहो, प्रभावशाली रहे, पर जो आपके पीछे क्लाइंट बैठा है, नागरिक बैठे हैं, उनको समझ में तो आ जाए कि आप क्या बहस कर रहे हैं। इसी तरह मैं यह अक्सर अपने सहयोगियों एवं देश के तमाम शिक्षाविदों से विचार विमर्श करता हूं कि कैसे कानून की पढ़ाई को सरल भाषा में पढ़ाया जा सके। जैसे कि संविधान के अलग अलग प्रावधानों में कुछ नियम और बुनियादी सिद्धांत हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, ड्यू प्रोसेस। हम उन सिद्धांतों को इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाते हैं, पर हम अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में उन सिद्धांतों को समझाने में खुद ही असहज पाते हैं। अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। इस बात का असर आम नागरिकों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग पर पड़ता है। हमारे देश में आम जनता की सुविधा के लिए कई कानूनी योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपना कोई केस लेकर आना चाहता है, पर कमजोर आर्थिक या सामाजिक स्थिति की वजह से उसके पास वकील करने का जरिया नहीं है, तब न्यायालय अपनी तरफ से उसके लिए वकील उपलब्ध करवाता है।
इसलिए इंग्लिश में इसे हम राइट टू फ्री लीगल एड कहते हैं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी मुकदमा होता है और उसे जेल भेजा जाता है और उसके पास खुद का वकील करने के पैसे नहीं होते हैं, तब भी उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया हमारे संविधान के प्रावधानों में निहित है। इन योजनाओं के बावजूद अगर हम उस व्यक्ति को सरल भाषा में उसके अधिकारों के बारे में नहीं बता सकें तो यह योजनाएं अधूरी साबित रहेंगी। मैं एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में प्रत्येक विधि विश्वविद्यालय को एक लीगल एड क्लिनिक यानी कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है। इन केंद्रों में अध्यापकों, वकीलों और छात्रों द्वारा आम जनता के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह अपेक्षा है कि इन केंद्रों में जरूरतमंद लोग आएंगे और उनको कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कई बार विश्वविद्यालय के विधि सहायता केंद्र अपने आसपास के गांवों में विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन करते हैं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च विभाग को यह आदेश दिया था कि इन सहायता केंद्रों को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर विश्लेषण किया जाए। रिसर्च विभाग ने देश के 81 विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का एक सर्वे किया है। विश्लेषण में पाया गया है कि आम जनता को अंग्रेजी भाषा न जानने की इसकी वजह से अपने अधिकारों और उससे जुड़ी योजनाओं को समझने में बाधा महसूस होती है। कहने का मतलब यह है कि विधि विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है और कई बार छात्र विधिक सहायता केंद्रों में कानूनी प्रक्रिया को आम जनता के सामने क्षेत्रीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में ठीक से नहीं समझा पाते। यहां पर मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, पर इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कानून को पढ़ाने की प्रक्रिया हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि RMN NLU को जरूर हिंदी में LLB कोर्स, BA LLB कोर्स शुरू करना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े कानूनों को भी पढ़ाना जाना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके विश्वविद्यालय के पड़ोस के गांव से विश्वविद्यालय की विधिक सहायता केंद्र में आता है और अपनी जमीन से जुड़ी समस्या को बताता है, पर यदि छात्र को खसरा और खतौनी का मतलब ही नहीं पता है तो छात्र उस व्यक्ति को कैसे मदद कर पाएगा? लोगों के लिए उनकी जमीन महत्वपूर्ण है, उनकी आमदनी उनके जीवन जीने का स्रोत है। इसलिए जमीन संबंधित क्षेत्रीय कानूनों के बारे में भी छात्र को अवगत कराना चाहिए। इस बात पर मैं अपने उन दिनों को याद करता हूं जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। When I came to Allahabad, after spending my life in Mumbai as a judge of the Bombay High Court, it was culturally different for me. The proceedings in the Bombay High Court were conducted in English, though the record, especially in criminal cases, was in Marathi. And I found that before the Allahabad High Court, local lawyers would often start presenting their case in Hindi. It made me realize the potential of lawyers to present their case efficiently even in their local language. When you hear a criminal appeal and you are dealing, say, with a case of murder or assault, unless you understand in Hindi the nature of the weapon and the manner in which it was yielded, how will you understand the evidence in the underlying record? English cannot translate the true love which a mother expresses to a child. At the other end of the spectrum, English cannot translate a crime committed in a fit of passion between two agriculturists who are neighbors. उत्तर प्रदेश आकर मुझे एहसास हुआ कि लोगों के लिए उनकी जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि कानूनी भाषा में ताल या तलैया का क्या मतलब और महत्व है। इसलिए एक वकील को किसी भी कठिन से कठिन कानूनी सिद्धांत को
सरल भाषा में आम जनता को समझाना आना चाहिए। इसके लिए हमें शायद कानूनी शिक्षा के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। इसमें हम तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं और विश्वविद्यालयों में आपसी समन्वय की अपेक्षा भी कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालय मिलकर कानून के विषयों में से संबंधित टीचिंग मॉड्यूल्स सरल भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में तैयार कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को हम ऑनलाइन वीडियोस के जरिए अपने छात्रों और आम जनता को समझा सकते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानूनी शिक्षा से इंग्लिश को हटा देना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाना चाहिए। In many countries across the world, both legal education and legal proceedings are conducted in the regional language, ensuring that all citizens can not only access the legal system, but also aspire to be lawyers and judges. It is only when we teach core principles of law to our students efficiently in their mother tongues, while acquainting them with the local context and local legal terms, that we can create socially responsible lawyers in the future who can truly understand the issues and concerns of the local community. I hope that all of us think about these issues more deeply. To go back to the lines by Asrarul Haq Majaz that I quoted at the beginning of this address, just as the clouds bring rain to the flowing streams and towering mountains, the impact of your work and your contributions to society must always be rooted in a purpose that is larger than yourself. Whether you find yourselves advocating for human rights, shaping public policy, defending an accused from criminal prosecution, or educating the next generation by becoming an assistant professor of law in your own university, be the rain that brings growth, the stream that ensures fairness, and the mountain that stands firmly behind the less powerful and the voiceless. Above all, do remember that while you focus on yourself, you must also learn to surrender yourself to the larger divinity and the larger eternity. It is when you learn to surrender yourself to the good of others, to the good of society, to the good of all those who do not have the privilege of having attended the Ram Manohar Lohia National Law University, that you will truly realize the full potential of your existence. And I'll therefore conclude by expressing the hope that it is in your ability to serve others, to surrender yourself to the power of the well-being of others around you, that you will realize the true potential of our own life. Congratulations on your remarkable achievement today. I urge all of you to take some time today to pause, breathe, and give yourself a pat on the back, for each one of you truly deserves it. Above all, breathe deeply and learn what a great blessing of life, something as simple as the breath which we take, brings to our existence. Thank you very much. Thank you so much, Honorable Sir. As a token of our appreciation, a memento will be presented to the esteemed dignitaries on the dais. Now, I request the Honorable Vice Chancellor to present the memento to the esteemed